नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। रामनवमी पर खरगोन में हुई हिंसा पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा की अब दिल को दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आने लगी है। तस्वीरों के जरिए दंगों के साजिश सामने आ रही है। हिंसा की कड़ियां अब विदेश से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है। हिंसा के लिए पीएफआई के जरिए फंडिंग की भी खबरें सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। विदेशों से साजिश के तार जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये पूरी साजिश रची। इसी पर चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। खरगोन में किसने की खुराफात? टेरर फंडिंग से जुड़े दंगों के तार। अब तो पीएफआई और आईएसआई तक पहुंची बात। आखिर खरगोन में कब सामान्य होंगे हालात? रामनवमी पर खरगोन में हुई हिंसा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई की फंडिंग से लेकर विदेशों से भी हिंसा के तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। हिंसा की अब नई नई तस्वीरें सामने आ रही है जो दिल को दहला देने वाली है। ये तस्वीरें तालाब चौक की है, जहां शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों पर पथराव किया गया था। पथराव की तस्वीरें अब सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर तावड़ी मोहल्ले की है, जहां कुछ लोग छतों पर राम भक्तों पर पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकते नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी की वायरल तस्वीरें दंगे की हकीकत को बयां कर रही है। खरगोन से लेकर गुजरात तक साजिश के किरदार सामने आ रहे हैं। जांच टीम ने गुजरात से आए 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी एक विशेष समुदाय के हैं। अब पुलिस अधिकारी इस बात की तस्दीक में भी जुटे हैं और इन लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है, कौन देश के दिल मध्य प्रदेश को नफरत की आग में सुलगाने की कोशिश में है। पुलिस इन सब की अलग अलग एंगलों से जाँच कर रही है। 4 लोगों की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, गुजरात से आए हैं और यहाँ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, जिसको अभी हम लोगों ने कस्टडी में लिया है। उसमें सच अभी कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। अभी हम लोग नॉर्मल जांच कर रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि उनका क्या मोटिव था यहाँ आने का। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो यहाँ वॉलंटियर वर्क करने आए हुए थे और यहाँ पे पीड़ितों की मदद करने आए थे। तो उसी के लिए हम लोग अभी उनको वेरीफाई कर रहे हैं और उनके एंटीसीडेंट्स को चेक कर रहे हैं। रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में दंगे की खबरें आई। खरगोन में हुए दंगों में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया, जिसके बाद सूफी खानकाह नाम के एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर रामनवमी से जुड़ी हिंसा को लेकर पीएफआई के खिलाफ जांच की मांग की है। दूसरी ओर हिंसा को लेकर प्रशासन टेरर फंडिंग समेत इंटरनेशनल कनेक्शन की भी जाँच कर रहा है। जो 4-5 विषय, चाहे सूफा का हो, चाहे पीएफआई का हो, चाहे जेएमबी वाला हो, ये सारे कनेक्शन अभी जांच के विषय हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगा, निर्णय पे अभी आई नहीं है। हिंसा से जुड़ी तस्वीरों में दंगाइयों की हरकत सामने आ रही है। दंगाइयों ने किस तरह खरगोन को सुलगाया, किस तरह साजिशें रची गई, ये सबूत आपके सामने है। रामनवमी के दिन हुई हिंसा में करीब 10 लोगों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए, जबकि 70 लोगों के घरों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार दंगाइयों के खिलाफ सख्त है। पीड़ितों के मकान सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे, लेकिन बाद में दंगाइयों से ही इसकी भरपाई की जाएगी। घर तोड़फोड़ की गई, संपत्ति में आग लगाई गई, उनमें पूर्णतः क्षतिग्रस्त 10 मकान हुए। फिर आंशिक क्षतिग्रस्त जो मकान है उनकी संख्या भी 70 है। उनको भी शासन की सहायता से हम खुद उनको ठीक करवाएंगे। दंगाइयों के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। हिंसा की परतें खुल रही हैं, लेकिन हिंसा के असली गुनहगारों तक पहुंचना अब भी बाकी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 10 तारीख को हुए इस उपद्रव के बाद की कई तस्वीरों को आपने देखा। अलग अलग एंगल पर किस तरह से जांच चल रही है वो आपने समझा। किस तरह से दंश वहां के लोग झेल रहे हैं वो आपने देखा। और सरकार किस स्तर पर लोगों के सहायता के लिए आगे बढ़ रही है उसको भी आपने समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद
जो छूट जाता है उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। दुर्गेश जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा दुर्गेश जी आप ही से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है, इस पूरे हमले के बाद, इस उपद्रव के बाद, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी के बाद अब वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक तरफ हम कश्मीर में वापस से हिंदुओं को बसाने का जिक्र कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही एक बार फिर कश्मीरी पंडित कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और अपने पुराने जीवन को जीते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में भी कोशिश हो रही है कि खरगोन में जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया, जिन लोगों के घरों को जलाया गया, उनको सरकार वापस से घर बना कर देगी। लेकिन जो आज भी वहां पर रह रहे हैं, अपने घरों के ऊपर लिख रहे हैं ये मकान बिकाऊ है, अपने घरों को छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बड़े स्तर पर प्रयास होने चाहिए? देखिए दीपेश जी, निश्चित रूप से प्रयास तो हर आदमी के लिए होने चाहिए जिसका घर उजड़ रहा है, जिसको दंगाइयों द्वारा, आतताइयों द्वारा, रसूखदारों द्वारा ये सब किया जा रहा है। हमारी सरकार इसी पे ही काम कर रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना बुलडोजर निश्चित रूप से उन उपद्रवियों की तरफ उनका मुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी का जेसीबी उस तरफ मुड़ा हुआ है। तो जो 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 आतताई हैं, जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, उनको रोकने के सब प्रयास किए जा रहे हैं। उनको फाइनेंशियल वीक किया जा रहा है, जो उनकी संपत्तियां हैं उनको निस्तनाबूद किया जा रहा है। सब जो अवैध अतिक्रमण है उनको ढहाया जा रहा है। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ निश्चित रूप से शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। पर दीपेश जी, इसके बाद उस चीज में जो आग जल रही थी, उसमें आग में अगर घी डालने का काम करते हैं तो बंटाधार दिग्विजय सिंह जी करते हैं। एक किसी और प्रदेश का एक फोटो ट्वीट करके वो वहां पे उस चीज को भड़काना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं और न जाने किस तरह की साजिश में वो लिप्त हैं। वो इन चीजों को लेकर निश्चित रूप से सरकार, वहां का प्रशासन है, जो और लोग हैं वहां पे, ये सब चीजों पे जो आज का अपना विषय है दीपेश जी, पीएफआई का हाथ तो नहीं है और कोई संगठन तो नहीं है। इन सभी विषयों पे, जैसा माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, उन सभी विषयों पे जांच की जा रही है और निश्चित रूप से हर चीज को वहां पे सुधारने का काम किया जा रहा है। हर चीज को वापस जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़े वहां पे, इन चीजों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कानून की समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं, जहां पे जो उपद्रवियों द्वारा किए गए उनको सुधारने का हर प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास डॉक्टर साहब। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से। स्वदेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रदेश में सशक्त विपक्ष की जो भूमिका इस तरह के मसलों पर होनी चाहिए थी, उसमें कहीं कोई कमी कांग्रेस की तरफ से नजर आई? नितेश जी, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ विद्वान पत्रकार दिनेश जी भी बैठे हुए हैं, भोपाल के ही वरिष्ठ पत्रकार और लज्जा शंकर हरदनिया उनका नाम है जहाँ तक मुझे याद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल के। और जिस समय डीपी मिश्रा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री से उन्होंने सवाल किया था कि साहब ये बताइए, अब ये दंगे और सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे, उसके लिए आप क्या करोगे? तो उस समय डीपी मिश्रा जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर चाहे तो दंगे भड़कते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मुख्यमंत्री ना चाहे तो कभी नहीं भड़कते दंगे। मेरा घोर विरोध है। अरे आप पूरी बात अभी बात पूरी नहीं, अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है। तो क्या कांग्रेस को लोग उसमें इन्वॉल्व थे क्या? आपको बोलने नहीं दूंगा, आप ही बैठिए। जी मुख्यमंत्री अगर न चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। कलेक्टर एसपी को ताकीद कर दिया जाता, निर्देशित कर दिया जाता कि आपके जिले में अगर सांप्रदायिक हिंसा हुई तो जवाबदारी आपकी होगी, जवाबदेही आपकी होगी। जब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार आपकी, मध्य प्रदेश में डीजीपी आपका, गृह मंत्री आपका, एसपी कलेक्टर आपका, देश में सरकार आपकी, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, सारी संस्थाएं आपकी। फिर आप किससे उम्मीद करते हो? जनता से उम्मीद करते हो। आपने इंतजाम
बरामद नहीं किए और आपने छूट दी। अगर छूट न दी होती तो आप बताइए 12 बजे जब दो समुदाय के युवाओं में कहाँ सुनी हुई? ये वहाँ की स्थानीय पुलिस ने भी कहा, वहाँ एक गुप्ता जी है उनने भी अपना बयान दिया है, दुकानदार है वो, उन्होंने भी कहा कि 12 बजे दो समुदाय के युवाओं में कहाँ सुनी हुई और देख लेने की धमकी दी गई। तो 12 बजे के बाद ये 5 बजे के बाद ये हंगामा शुरू हुआ और ये दंगे में आग लग गई। कुल मिलाकर के जो पुलिस कहाँ गई उस समय? अरे पुलिस चाहती थी, सरकार चाहती तो वहां छावनी बना देती। 25 लोगों को कवर करने के लिए 2500 जवान होते, उनकी क्या मजाल कि कुछ हो जाता। कुल मिलाकर के सांप्रदायिक तनाव फैलाना, बंटवारे की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का ठीक है। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं स्वदेश जी। मेरा सवाल इसलिए ये था कि क्या विपक्ष के तौर पर जो भूमिका हमें निभानी चाहिए थी वो हमने निभाई? मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर दुर्गेश कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए दुर्गेश जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो मेरे काबिल जो प्रवक्ता साथी हैं उनको बता दूं, अगर झूठ को जोर जोर से चिल्ला के बोला जाता है तो वो सच नहीं हो जाता है। जिस तरह से ये आपा खो के बात कर रहे हैं, ये अरे भैया मेरी बात आ जाने दीजिए। मेरी आप ही बोल रहे हो इतनी तेज से बात करके, बात तेजी में बोली गए, अरे तेजी में बोले गए। और लज्जा शंकर शर्मा जी ने जो कहा उसको आप अक्षरशः मान लीजिए, अक्षरशः मान। अब आप चुप रहिए, मैं फिर आपको बात नहीं करने दूंगा, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। आपने बोला था तो वो भी चुप हो गए थे। स्वदेश जी आपने कहा था तो वे भी चुप हो गए थे। एक एक करके बात रखेंगे, अभी पर्याप्त वक्त है। दुर्गेश जी बोलिए। देखिए दीपेश जी, अगर हमारे जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बात कर रहे हैं, जो आपने उनसे प्रश्न किया, सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पूरी तरह से फेल रही। इसका कारण ये है न तो इनके कमलनाथ जी का कोई ये देखिए, फिर इस चीज को फिर डिबेट को खराब करने में लग गए। अरे भैया, आपको मैंने बोलने दिया अपने समय पे, तो आपने इधर उधर की बात कर ली। जब विषय की बात आई तो आप इधर से उधर बकरे जाने लगते हैं। मैं आ रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया दुर्गेश जी की आ जाए, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ। स्वदेश जी बोलिए। दुर्गेश जी संक्षेप में अपनी बात। विपक्ष को एक विरोध नामक हथियार जनता देती है, निश्चित रूप से इसको पालन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए जनता के हित में। पर कांग्रेस के लोग ने, आपने देखा, एक विशेष समुदाय के पक्ष में खड़े होकर दिग्विजय सिंह जी ने एक फोटो ट्वीट करके जो इसके दंगों को भड़काने का काम किया है। मुझे लगता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता सब देख रही है। और मेरे कांग्रेस के साथी जो आरोप लगाने की बातें कर रहे हैं, एक पत्रकार के नाम से जो ये बात करके ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इनके जो शासन काल में 50 सालों में जो दंगे हुए शहरों में, दंगे हुए देश में, प्रदेशों में, तो क्या इनके मुख्यमंत्री कराते थे? ये इस बात का जवाब दें। जनता को गुमराह करने का काम नहीं करें। संवेदनशील विषय है, जनता से जुड़ा हुआ विषय है। जनता जहां पे दंगाइयों ने उनके घर उजाड़ दिए। ठीक है, मैं स्वदेश जी आपसे जवाब दूंगा। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक कमेंट उनका ले लेते हैं, फिर मैं लौट रहा हूं आपके पास। दिनेश सर, सबसे महत्वपूर्ण पल यही होता है जब उम्मीद की जाती है कि चाहे जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अमला हो, सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम करें। हमने कई ऐसी तस्वीरें और परिस्थितियां देखी हैं, चूंकि आपने कई बार विधानसभा को कवर किया है, कई मसलों को लेकर राजनीति के अब निर्णयों को आपने देखा है, जब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक राय होकर एक मंच पर आकर उस चीज का अब फैसला निकाल लेते हैं, उस चीज का हल निकाल लेते हैं। चाहे हम आरक्षण का जिक्र कर लें, दोनों राजनीतिक दल एक होकर कोर्ट में जा रखे हैं कि आरक्षण तो मिलना चाहिए। हम विधायकों के माननीयों के पेंशन और तनख्वाह का जिक्र कर लें, तब भी दोनों राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कि हाँ होना चाहिए। ऐसे मसलों को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों साथ क्यों नजर नहीं आते हैं? क्यों दोनों राजनीतिक दलों को अपने अपने 2-2, 4-4 लोगों को मिलाकर एक डेलीगेशन बनाकर वहां पर नहीं भेजना चाहिए था कि वहां परिस्थितियों को सामान्य किया जाए, वहां लोगों को समझाया जाए? ये क्या हमें देखने को कभी मिल पाएगा भविष्य में? और नहीं तो क्या मध्य प्रदेश से इसकी एक परिपाटी शुरू होनी चाहिए? दीपेश जी, जहां कहीं भी ऐसे हालात पैदा होते हैं, वहां सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि वो सभी को भरोसे में ले।
वो विपक्षी दल भी हो सकते हैं, वो मीडिया भी हो सकती है, वो जुडिशरी भी हो सकती है, सभी जितने भी पक्ष हैं, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील विषय होता है और आप इस संवेदनशील विषय को आप संवेदनशील तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, राजनीतिक तौर पर करेंगे। मान लीजिए कांग्रेस यदि कोई चीज कर रही है, कोई भी आरोप लगा रही है, सरकार यदि कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस की जिम्मेदारी तय होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो शांति के लिए पहल करे। लेकिन हो क्या रहा है, हम ये देखें, हम सरकार पे ना जाए, विपक्ष पे ना जाए, क्या हमारे नेताओं का जो आचरण है वो स्थितियों को सामान्य करने वाला है? क्या वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है, हम विपक्ष से क्यों शुरू करते हैं, हम ये सत्ता पक्ष से शुरू क्यों नहीं करते? क्योंकि जिम्मेदारी तो आखिर असफलता तो सरकार की होती है ना। यदि दंगा भड़कता है तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है सरकार। यदि आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर है तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। आपको सरकार की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो स्थितियों का आकलन नहीं कर पाए, जिन्हें ये नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है, और ऐसी स्थितियों में यदि कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं तो हमें क्या एहतियात बरतना है। हमें आयोजन रोकना नहीं है, लेकिन आयोजन जो शांति से निपट जाए, ये हमेशा होता रहा है। ये तो आप देखेंगे ना, बिल्कुल लापरवाही है प्रशासन की कि एक घटना को आप अनदेखा करते हैं, फिर उसके बाद के जो हालात हैं वो हमारे राजनीति बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, वो जिस तरह के बयान देते हैं। तो ये जो कभी भी जब वोटों की राजनीति होती है, राजनीति होती है, तो एक्शन रिएक्शन होता है। जो हम देख रहे हैं ना, यदि विपक्ष रिएक्शन कर रहा है तो ये एक्शन के खिलाफ है। तो विपक्ष का काम है जो है मुद्दों को उठाना, और सरकार का काम है अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो दोनों के बीच यदि तालमेल नहीं होगा तो हालात काबू में नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल, मुद्दों को उठाना और सही वे में, सही तरीके से मुद्दों को रखना, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्वदेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे विद्वान प्रवक्ता बिल्कुल ठीक है, अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है, पूरा देश जानता है इस बात को कि अगर दंगाई कोई भी है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी दल का हो, मैं चाहता हूँ उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको फांसी पर लटके। लेकिन एक देश में दो कानून नहीं होने चाहिए, कानून एक होनी चाहिए। जैसे एक पत्थर फेंका उमा भारती जी ने, चाहे 4 पत्थर फेंके हो, भीड़ के साथ आई, शराब की दुकान की बोतलें फोड़ी, उन्होंने पत्थर फेंका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रीवा में कहा था कि रीवा के में बालिका के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको रेस्ट हाउस में कमरा जिसने भी दिलाया होगा उसको घर को हम शमशान बना देंगे, घोषणा की थी मंच पर। आज तक क्या उसमें मंत्री जी का नाम निकल पड़ा? तो क्या मंत्री जी का घर तोड़ा गया? क्या उमा भारती जी पर कोई कार्रवाई हुई है? मैं ये कहता हूं कि संविधान ने हमको व्यवस्था दी है, कानून ने न्यायपालिका बनाई है, न्यायपालिका में जाए। आरोपी को सजा देने का हक पुलिस को तो है नहीं, हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता। आरोप जब तक सिद्ध ना हो जाए, अपराधी ना हो जाए, जब उस पर सिद्ध हो जाएगा तो न्यायालय उसको सजा देगा। बिल्कुल ऐसा है कि संविधान से खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। अब रहा सवाल, इस बात पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पत्थर उछालकर कुर्सी चाहती है, उसका उद्देश्य कुर्सी पाना। जब इनको जरूरत पड़ती है तो पीडीपी, जो पाकिस्तान के नारे लगाती है, उनकी समर्थक है, पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है कहीं भी तो धार्मिक उन्माद फैलाने में पीछे नहीं हटते। अब ये ट्वीट की बात पर आते हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को धोखे से वो ट्वीट दूसरे प्रदेश का ट्वीट हो गया, जब पता चला उनने उसको डिलीट कर दिया। बिल्कुल मैं मानता हूं जब डिलीट कर दिया तो मामला खत्म हो जाता है, लेकिन उन पर एक एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन उमा भारती जी पर नहीं की। और एक और बताऊं, 2019 में एक ट्वीट बिल्कुल फैब्रिकेटेड था, उसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के विरुद्ध उसको ट्वीट किया था। क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? दिग्विजय सिंह जी ने एक पीडीएफ क्या बोलते हैं उसको, यूएसबी में साथ में दिया है ताकि उसमें कार्रवाई हो जाए और पूरा वीडियो देख लिया जाए। कुल मिलाकर के ये सरकार सिर्फ बंटवारा चाहती है, कुर्सी के लिए कुछ भी करने को, कितने भी नीचे उतरने के लिए तैयार है, समर्पित है। काहे के लिए? कुर्सी के लिए। तो अगर चाहिए होती, स्वदेश, एक मेरा सवाल ले लीजिए, एक बात बताइए, अगर ऐसा ही होता तो सिर्फ खरगोन में ही क्यों होता? प्रदेश के अन्य हिस्सों में नहीं हो सकता था? प्रदेश के अन्य जिलों में नहीं हो सकता था? आज फिर हनुमान जयंती के दिन भी क्यों नहीं होता? अगर ऐसा ही होता तो फिर पूरे प्रदेश में हो गया होता। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, यहाँ दिनेश गुप्ता जी विद्वान पत्रकार बैठे, निष्पक्ष बात की मैं उम्मीद उनसे हमेशा करता हूँ। ये बता दें,
उनके 10 साल के कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, लड़ाई हुई, दंगे हुए जो हुआ, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा बिल्कुल भी नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ 10 साल के कार्यकाल में, क्योंकि उनको ये पता था कि हमारा कलेक्टर एसपी जवाबदार है, उनके तरफ से एक तरह से आदेश था। लेकिन खरगोन की बात करें तो 5 से 7 बार वहां इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं और सरकार को सावधान रहना चाहिए था। दिग्विजय सिंह जी ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, क्यों नहीं लगाया? 92 से अगर खरगोन में 4 बार ये दंगे हो गए तो दिग्विजय सिंह जी के समय में एक भी नहीं हुआ, ये अब देखना होगा। हालांकि मुझे भी अब जानकारी नहीं, मैं दिनेश जी का रुख करूंगा, लेकिन मैं लौट रहा हूं सर, लौट रहा हूं, आपको पर्याप्त वक्त दिया। अब उम्मीद करूंगा कि दुर्गेश जी की गूगल सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है ना सर, ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना कि मुझे अभी उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं। हम दिनेश जी से समझेंगे। मैं लौट रहा हूं सुदेश जी, और दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर्याप्त वक्त आपको दिया, हो सकता है आप दुर्गेश जी की बात सुनेंगे। दुर्गेश जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से ये राहुल गांधी वाले ट्वीट की बात कर रहे हैं, उमा जी वाली बात कर रहे हैं, उमा जी वाले मामले में क्या किसी ने कोई कंप्लेंट दर्ज की क्या? कहीं कोई सांप्रदायिक दंगे हुए क्या? ये जो संवेदनशील विषय में जब हम बात करते हैं ना दीपेश जी, तो इनकी गंभीरता जिस तरह से दिख रही है। अब राहुल गांधी जी का ये ट्वीट ले आए वहां पे, तो राहुल, आपकी सरकार थी, क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? आज मतलब 2019 से लेकर आज 2022 में आके आप इस चीज को समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो वो अरे अपराध कैसे छोटा हो या बड़ा हो, कैसे, क्या आईक्यू है आपका सुदेश जी? प्रदेश की जनता ये देख रही है कि 2019 की बात आपको 2022 में समझ में आई, और दिग्विजय सिंह जी की आप तरफदारी कर रहे हैं। जब सांप्रदायिकता भड़की हुई है, जब दंगे हुए हैं, दंगाइयों का एक तो आप पक्षधर हो, दंगाइयों के पक्षधर हो आप, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी किसी प्रदेश का, और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये ट्वीट कर रहे हैं। अरे ये किस तरह की बातें कर रहे हो? गंभीरता इसी चीज से गंभीरता दिख रही है। अरे फेलुअर तो आप हो, फेलुअर तो आप किया है हमेशा, तभी जनता ने आपको नकार दिया है, तभी आपको घर बैठा के रखा हुआ है, ये फेलुअर है आपका। और जब जो काम करता है उसको रोकने का काम, अरे सांप्रदायिकता के दंगे भड़काने वाले दिग्विजय सिंह जी जो ट्वीट करके आप बात करते हो, यही जनता देख रही है, मुझे लगता है सुदेश जी और दुर्गेश जी, नहीं सुदेश जी, जिस तरह से गंभीर मुद्दा आप उठा रहे हैं, आपका चैनल गंभीर मुद्दा उठा रहा है, उसको किस तरह से कहां पे डाइवर्ट करके कांग्रेस के लोग कटोली करके यहाँ पे बैठ रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह के मसलों को लेकर जिस सवाल के साथ मैं दिनेश जी के पास गया था, वो सवाल वापस से मौजूद हो जाता है कि क्यों हम इस तरह के मसलों को लेकर एक नहीं हो जाते हैं, क्यों हम इस तरह के मसलों को लेकर वो संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं जिसकी वाकई में दरकार है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। समय कम है सर, समय कम है। एक कंक्लूडिंग कमेंट में दिनेश सर का चाहूंगा, शांति की जाए। मैं लौटता हूं सर, एक कंक्लूडिंग कमेंट दिनेश सर का। सर, सवाल बार बार यही उठ रहा है और कई लोग आरोप भी लगा रखे हैं कि 2023 नजदीक है और उसे देखते हुए मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना इस तरह के उपद्रव का गुना राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ये आरोप लगा रखे हैं कि बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत ये करार की गए, अभी स्वदेशी भी कहते नजर आए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि इसमें पीएफआई और विदेशी आतंकी संगठनों का हाथ है जिनको कांग्रेस समर्थन कर रही है। क्या 2023 के लिहाज से इसे देखा जा सकता है? दीपेश जी, 2023 के पहले 2022 में भी चुनाव है, पड़ोसी राज्य में चुनाव है, तो जब इस तरह की घटना होती है तो उसका व्यापक असर होता है। हम ये देख रहे हैं ना कि इस बार जो रामनवमी है वो पूरे देश में उसका असर हुआ जी। आप दूसरी तरफ देखिए कि जो दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है, जो फोटो है उसमें, क्या इस तरह की फोटो की उम्मीद हम देश के किसी भी राज्य में कर सकते हैं क्या? ऐसी तस्वीरें हमारे सामने हो जो हमारे देश के सौहार्द को बिगाड़े, वो क्या ऐसी तस्वीरें हमारे सामने होना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि इस तरह की तस्वीरें आती क्यों हैं और ये कौन लोग हैं जो इस तरह की तस्वीरों में नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटनाएं यदि होंगी तो हमारा नुकसान होगा, देश का ही नुकसान है। जो डेवलपमेंट का विषय जब आता है तो जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है तो नुकसान आम आदमी का होता है, जिसे लेकिन इस तरह की तस्वीरों को मैं थोड़ा सा इस पर भी ले जा, हालांकि वक्त नहीं है, इस तरह की तस्वीरों को एक जिम्मेदार पर्सन के द्वारा पब्लिक डोमेन में डालने के बजाय जिम्मेदारों को भेजना ज्यादा मुफीद होगा ताकि कार्रवाई हो सके।
क्योंकि पब्लिक डोमेन में अगर हम उसे डाल रखे गए तो फिर इससे चीजें और अब बिगड़ेंगी, बजाय हम उसे उन जिम्मेदारों को भेजे जो कार्रवाई कर सकते हैं। खैर, मैं भविष्य में कभी इसका जवाब आपसे लूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए वक्त निकालकर आप हमारे साथ मौजूद रखे। लेकिन कई मौजूद सवाल कहें कि आखिर इस दंश के बाद जो लोग परेशान कहें उनकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।